नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लिश में इसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आज हम इसके न्यू सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, नए सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं जो इस बार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया जाएगा जिससे आपका एग्जाम और बेहतर हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड जो है हमारा वो है स्टेट्स का समाज। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ वो समझ लीजिए। कुछ बहुत बड़ी बातें हैं जो आपको मैं पहले बता देता हूँ, जैसे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो लुई 16वें के दौरान हुआ था। मतलब कि जब लुई 16वां वहां का राजा था तभी फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो आखिर हुआ क्या था? तो 18वीं शताब्दी की बात है। 18वीं शताब्दी में जो राजा था वहां का लुई 16वां, उसने पूरे समाज को, मतलब पूरे फ्रांस में जितने भी लोग थे उनको तीन भागों में बांट दिया। तीन अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी और तीसरा कैटेगरी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब फ्रांस के जनता को तीन अलग-अलग भागों में बाँट दिया, उसमें जो पहला कैटेगरी फ्रांस के राजा ने रखा उसे हम कहते हैं प्रथम स्टेट। इसलिए हम यहाँ पे स्टेट्स जो है उसका समाज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्रथम स्टेट है वो क्या था? क्योंकि समाज को तीन भागों में बाँटा गया था। तो पहला समाज था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग में कौन थे? तो चर्च के लोग आते थे। चर्च कहने का मतलब है, जैसे हमारे भारत में आपको पता है ना कि मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए पंडित होते हैं, वैसे ही जो फ्रांस था वहां पे पादरी लोग, अर्थात वो जो फादर मदर और सिस्टर वाले भगवान होते हैं, गॉड, उनको कहा जाता है। तो वहां पे जो पादरी थे ना उनको प्रथम स्टेट में रखा गया। इसके बाद जो दूसरा स्टेट था उसमें कुलीन वर्ग आते थे। अब कुलीन वर्ग में कौन आता था? तो देखिए, जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। खुद राजा भी जो था वो कुलीन वर्ग में ही आता था। इसके अलावा राजा के बड़े-बड़े पदाधिकारी, जो पदाधिकारी थे, बड़े-बड़े ऑफिसर थे, वो इस कुलीन वर्ग में आते थे। इसके बाद बहुत रईस और बहुत पैसे वाले लोग जो थे, वो सारे कुलीन वर्ग में आते थे। और जो तीसरा स्टेट था, जो फ्रांस के क्रांति के दौरान जो राजा ने वहाँ के समाज को 3 भागों में बाँट दिया, उसमें जो तीसरा स्टेट था, उसे हम तृतीय स्टेट के नाम से जानते हैं, जिसमें व्यवसायी थे, व्यापारी था, कर्मचारी, अदालत वाला कर्मचारी कहने का मतलब है वकील था, किसान था, कारीगर था, भूमिहीन मजदूर, मतलब जिनके पास जमीन ही नहीं था, ऐसे लोग भी थे। समझने योग्य बातें ये है, देखिए कि लगभग-लगभग क्या हुआ कि 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। जो 100% हम जमीन की बात करें, मान लीजिए ये पूरे जमीन का टुकड़ा है, आधा से ज्यादा जो जमीन था वो किसके पास था? तो चर्च के पास था, मतलब प्रथम स्टेट के लोगों के पास था, और कुलीन वर्ग के पास था, और तृतीय स्टेट में जो बहुत बड़े-बड़े धनी लोग थे उनके पास था। मतलब कि ये तृतीय स्टेट के पास केवल और केवल 40% ही जमीन था, और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इन तीसरे स्टेट वालों का ही था। अब हमारा अगला पॉइंट कहता है कि टाइद क्या है? देखिए यहाँ पे टाइल और टाइद को आपको समझना पड़ेगा। टाइद जो है ये क्या होता था कि उस समय जो फ्रांस के क्रांति के दौरान जो 3 भागों में समाज को बाँटा गया, उसमें पहला जो स्टेट था उसे हम चर्च के लिए जानते हैं कि चर्च को दे दिया गया था पहला स्टेट। तो ये चर्च वाले जो लोग थे उनको एक विशेष अधिकार मिला था, मतलब एक्स्ट्रा पावर मिला था कि वो जो हैं वो तृतीय स्टेट वाले लोगों से टैक्स वसूला करते थे। तो ये प्रथम स्टेट वाले जो व्यक्ति थे, जितने भी चर्च के पादरी थे, वो जो टैक्स वसूलते थे, उन्हीं को हम टाइद के नाम से जानते हैं। और दूसरा है हमारा टाइल, कि टाइल किसे कहते हैं? तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था। देखिए, पहला जो पादरी वसूला वो तो टाइड था। अब जो राजा वसूल रहा है तृतीय स्टेट से, पादरी भी तृतीय स्टेट से वसूलता था और राजा भी तृतीय स्टेट से वसूलता था। इसी को हम टाइल कहते हैं। प्रथम 2 स्टेट जो है जिसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग आता है, वो उनको पहले से विशेषाधिकार प्राप्त था, मतलब एक्स्ट्रा पावर था कि वो राज्य में टैक्स वसूल सकते थे। प्रथम मतलब पादरी, और दूसरा जो कुलीन था वो था राजा का। तो सरकारी टैक्स और पादरी द्वारा टैक्स इनसे वसूला जाता था। किससे? सिर्फ और सिर्फ तृतीय स्टेट द्वारा। वहन कहने का मतलब है कि इन्हीं से वसूल किया जाता था। कौन-कौन वसूलता था? प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन? पादरी लोग, और द्वितीय स्टेट में कौन? कुलीन वर्ग के लोग। तो ये सारे तृतीय स्टेट से क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। तो जो पादरी वसूलते थे उसे हम साइद के नाम से जानते हैं, और जो सरकार मतलब राजा वसूलता था उसे हम टाइल के नाम से जानते हैं।
अब हम आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लुई सोलवे के बारे में हमको जानना है क्योंकि लुई सोलवा ही एक मुख्य व्यक्ति था फ्रांस के क्रांति के दौरान। तो देखिए 1774 में लुई सोलवा जो है वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। आसीन का मतलब होता है बैठा। कौन? लुई सोलवा जो है वही फ्रांस के राजा बने थे कब? 1774 ईस्वी में, याद रखना। और हम आगे जान लेते हैं लुई सोलवे के बारे में। तो वो फ्रांस के पूर्वो राजवंश का था। राजवंश मतलब उसके जो प्राचीन जो राजा थे उनका जो परंपरागत चलता आ रहा था वंश, वो पूर्वो थे। तो वो लुई सोलवा जो था वो पूर्वो राजवंश का वंशज था। उसका विवाह किससे हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। याद रखिएगा कि फ्रांस के जो राजा थे जो 1774 में राजगद्दी पे बैठे उनका नाम था लुई सोलवा। और लुई सोलवा जो था वो पूर्व राजवंश का शासक था और उनकी जो शादी हुई वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। अब देखिए जब उनको राजा बनाया गया, जब उनको राजगद्दी पे बैठाया गया तो उनके राजकोष मतलब उनके पास पैसा ही नहीं था। पैसा वैसा के नाम पे खाली डब्बा उनके पास था। तो अब राजा, अब मान लीजिए राजा बनने के कितने सारे सपने होते हैं कि मैं राजा बनूंगा, ऐसे एंजॉय करूंगा, वैसे एंजॉय करूंगा, नर्तकी नाचेगी सभा में, बड़ा मजा आएगा, मदिरा होगा, राजगद्दी होगा, मंत्री को बुलाऊंगा, ए मंत्री इधर आओ। तो ये सारी चीजें सोच के बेचारा राजगद्दी पे बैठा। पता चला कि अरे यार राजगद्दी उसमें तो पैसे ही नहीं है, खाली है, खाली डब्बा पकड़ा दिया सबने। तो उसके क्या कारण थे? जिस समय लुई सोलवा जो बैठा राजा बनने के लिए या राजा बन गया तो उसके पास पैसे नहीं थे। इसके क्या कारण थे? क्यों पैसे नहीं थे? तो सबसे पहले देखिए कि जो फ्रांस था वो लंबा युद्ध कर रहा था, मतलब अपने कई सारे निकट का मतलब हो गया कि पड़ोसी देशों से युद्ध कर रहा था, जिसके कारण उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि तो युद्ध में तो पैसे लगते हैं, संसाधन लगता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, इस कारण से भी उसके पास पैसे नहीं थे। इसके अलावा अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। फ्रांस ने क्या किया कि यहाँ पे ब्रिटेन के खिलाफ जाकर किसकी मदद की? अमेरिका की मदद की, जिसमें उसका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। इसके अलावा जनसंख्या वहां पे बहुत बढ़ रही थी, नौकरियां मिल नहीं रही थी, जीवन जीने में दिक्कत हो रहा था। इस कारण से भी वहां पे जो राजा का दरबार था या फिर कहिए राजा के दरबार में होने वाले राजकोष जो थे वो खाली थे। मध्यम वर्ग जिसमें वकील आता है, शिक्षक आता है, लेखक आता है, विचारक आदि आते थे, वे जन्म आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने लगे थे। देखिए राजा ने जो 3 भागों में इनको बांट दिया, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में भी विशेषाधिकार प्राप्त था, मैंने आपको बताया है। द्वितीय स्टेट में भी विशेषाधिकार प्राप्त था इनको टैक्स वसूलने का। तो तृतीय स्टेट के जो वकील थे, मतलब वकील तो पढ़ा लिखा होता है, शिक्षक थे, लेखक था, विचारक था, ये सब सवाल उठाने लगे कि भाई ऐसा बेरहमी से काम क्यों हो रहा है कि एक ही समाज में रहने वाले अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव क्यों किया जा रहा है। तो इन लोगों ने वहां पे सवाल उठाना शुरू कर दिया था, विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अब हम बात कर लेते हैं मतदान के बारे में कि फ्रांस की क्रांति के दौरान मतदान की क्या सुविधा थी, अर्थात वोट गिराने की क्या सुविधा थी। देखिए मतदान का जो अधिकार था वो केवल सक्रिय नागरिकों को मिला था, मतलब वोट देने का या फिर मत देने का अधिकार सबको नहीं प्राप्त था। वो सिर्फ वैसे लोगों को प्राप्त था जो उस राज्य में या फिर उस देश में बहुत ज्यादा प्रचलित थे, बहुत ज्यादा विख्यात थे, उनको लोग जानते थे, सिर्फ उनको। आज जैसे कि हमारे भारत में देखिए सभी नागरिक जो 18 साल से ऊपर के हैं उन सबको मत देने का अधिकार है ना। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। अभी के समय मान लीजिए कि इस यहाँ से बहुत ज्यादा कोई जो चर्चित है उसको एलबीसी यादव को मत देने का अधिकार सिर्फ था, फुकरे इंसान को देने का था। तो सब व्यक्ति नहीं दे सकता था, सिर्फ यही सब दे सकता था। तो और जितने भी लोगों को वोट देने का अधिकार था ना उसमें सब पुरुष थे। महिलाओं को तो वोट देने का ही अधिकार नहीं, महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। और उसमें भी पुरुष वो थे जिनको वोट देने का अधिकार थे जिनको 25 वर्ष से ज्यादा की आयु, जो 25 साल से बड़े हो गए थे और वो पुरुष थे। इसके अलावा वो बहुत ही सक्रिय नागरिक थे, उन्हीं को मत देने का अधिकार था। जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाता था, इसी को वोट देने का अधिकार था। मतलब जो 3 दिन के बराबर टैक्स देने का अपना पावर रखता था, सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। तो ये मतदान की वहां पे स्थिति थी, कहाँ पे? फ्रांस के क्रांति के। इतनी सारी बातें हो गई फ्रांस की क्रांति के बारे में जिसमें मैंने आपको पीछे लेके चलना है और बताना है कि यहाँ पे समाज के बारे में देखा, जिसमें वहां के राजा ने इसको 3 अलग-अलग भागों में बांट दिया। 3 अलग-अलग भागों में बांटने पर प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट बांट दिया। उसके बाद टाइल के बारे में समझा दिया, लुई सोल्वे के बारे में बता दिया, मतदान के बारे में बता दिया।
अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति हो गई? तो देखिए फ्रांस की क्रांति के 3 कारण माने जाते हैं। पहला तो है सामाजिक कारण, दूसरा है राजनीतिक कारण और तीसरा है तत्कालीन कारण। तो अब जो सामाजिक कारण है उसके बारे में जान लेते हैं कि समाज को अभी मैंने आपको बताया है कि 3 भागों में बाँट दिया है। सामाजिक कारण में आप बता सकते हैं कि समाज को जो 3 वर्गों में बाँट दिया, ये भी कारण था कि वहाँ पे क्रांति हुई। इसके अलावा सामाजिक विभेद मतलब समाज में एक साथ लोगों को रहने में परेशानी हो रही थी। एक-दूसरे से लोगों को बन नहीं रहा था, आपस में विचार नहीं मिल रहे थे, वो एक-दूसरे से लड़ाइयाँ करते रहते थे। इसी को हम कहते हैं विभेद होना। तो ये विभेद का कारण भी सामाजिक कारण में आता है और मध्यम वर्ग का उदय सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि जो मध्यम वर्ग के जा मतलब लोग थे उनका उदय हुआ समाज में। मतलब जो ना तो अमीर थे और ना ही गरीब थे। बीच वाले जो थे सामाजिक कारण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दूसरा कारण राजनीतिक कारण है जिसमें अयोग्य शासक को लिया जाता है मतलब कि लुई सोलवा जो था वो अच्छा शासक नहीं था, अच्छा राजा नहीं था, उससे शासन गद्दी नहीं सँभाल पा रहा था वो। तो ये अयोग्य शासक हो जाएगा और अब हम बात विशेषाधिकार की कर लेते हैं कि राजा ने क्या किया? राजा ने कुछ लोगों को अलग से अधिकार दे दिया। अब ये अधिकार मिलने के कारण कई जनताओं में असंतोष फैल गया, राजनीतिक पार्टी में असंतोष फैल गया, लोग राजा से गुस्सा होने लगे, तो ये भी एक कारण था फ्रांस के क्रांति का। और तत्कालीन में क्या हुआ कि जो लुई सोलवा का नया कर लगाने का प्रस्ताव फिर से आ गया। लुई सोलवा ने कहा कि हम नए तरीके से फिर से टैक्स लेंगे जनता से। जनता पहले ही से ये पादरी वर्ग को और दूसरा ये कुलीन वर्ग को टैक्स दे के परेशान था। अब क्या हुआ कि अब राजा कह रहा है कि अब मैं फिर से तीसरा टैक्स लगाने जा रहा हूँ। जनता ऐसे ही परेशान था, इसलिए कहा कि ऐसे राजा मानेगा नहीं, अब इसके साथ कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया? क्रांति कर दिया। यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो सकते हैं। देखिए, आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि फ्रांस के क्रांति के कारण बताओ, तो आप बताओगे कि फ्रांस के क्रांति के मुख्य रूप से 3 कारण हैं, जिसमें पहला कारण तो सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक और तीसरा तत्कालीन कारण और इसमें जो भी चीजें मैंने आपको समझाया है वो आपको एग्जाम में लिख देना है। तो हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है, कैसे आप इसे समझेंगे, कैसे आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। तो देखिए 1789 की बात है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका तैयार हो जाता है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई उन घटनाओं ने उच्च वर्गों को झकझोर कर रख दिया। मतलब कि ये तो शुरुआत हुआ था नीचे वर्ग के लोगों से, तीसरे वर्ग के लोगों से, लेकिन जब ये लोग अपने ताव में आ गए मतलब चरम गुस्से पे आ गए, इसमें जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे लोगों के गले काट दिए गए, गुलेटीन कर दिया गया। अब आपके मन में आ रहा है कि गुलेटीन क्या है, तो वो आगे के टॉपिक्स में मैं आपको बताऊँगा कि गुलेटिन क्या है, कैसे इससे सज़ा प्राप्त होती थी। देखिए, आम लोगों ने क्या किया, राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। मतलब राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने राजा के शासन को मानने से इनकार कर दिया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा। मतलब लोगों का ये कहना था कि एक समाज में रहने वाले सभी लोग स्वतंत्र होंगे, सभी लोग आपस में मिल के रहेंगे और सभी लोग एक जैसे होंगे। किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। चाहे वो प्रथम स्टेट के लोग हों, द्वितीय स्टेट के लोग हो या तृतीय स्टेट, इस देश में रहने वाले सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 में वास्तिल के किले से हुई थी। आपको पता है, मैंने वास्तिल के किले के बारे में थोड़ा-सा बताना है आपको। तो वास्तिल का किला क्या था? वास्तिल का किला एक जेल टाइप का था, जो राजा के निरंकुश शासन का एक एग्जाम्पल था। कई बार लोगों को ऐसा लगता था कि जो राजा के खिलाफ बोलता है ना, उसे उसी वास्तिल के किले में डाल दिया जाता है। तो एक समय ऐसा आया कि लोग भड़क उठे और 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ, लोग ना वास्तिल के किले पे हल्ला बोल करके चढ़ गए। वास्तिल के किले में सभी नागरिक जो थे वहां के फ्रांस को नफरत करते थे, क्योंकि वो राजा का था और राजा उसमें लोगों के साथ बहुत अत्याचार करता था। क्योंकि वास्तिल का जो किला था, वो राजा के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। मतलब कि जबरदस्ती लोगों को उसमें बंद कर दिया जाता था। 14 जुलाई 1789 को गुस्से में लोग आए और वास्तिल के किले में तोड़-फोड़ मचा दिया और जितने भी कैदी थे उसमें राजनीतिक कैदी थे, उन सभी को रिहा करवा लिया और अपने साथ लेके चले गए। तो यहीं से शुरुआत होता है क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएँगे 14 जुलाई 1789 से शुरुआत हुआ
वास्तिल के किले को ध्वस्त करके शुरुआत हुआ और यहीं से शुरुआत होता है फ्रांसीसी क्रांति का। हम बात कर लेते हैं निर्वाह संकट के बारे में कि निर्वाह संकट क्या है। तो देखिए फ्रांस की जो जनसंख्या 1715 में जनगणना किया गया उस समय 2.3 करोड़ था। 1715 में फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास थी, कमी थी। लेकिन 1789 में क्या हुआ, 2.8 करोड़ हो गई। मतलब जनसंख्या बढ़ रहा था लेकिन अनाज का उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था, लोग की खेती बाड़ी नहीं बढ़ रही थी। तो अब देखिए मान लीजिए घर में अगर जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं और आमदनी नहीं हो रही है तो क्या होगा, ऐसे में घर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे इस देश में भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य मतलब देखिए वहां फ्रांस का जो मुख्य खाद्य भोजन मतलब कि जो लोग खाना पसंद करते हैं वो पाव रोटी होता है। तो उसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हो गई, बहुत ज्यादा महंगा हो गया पाव रोटी। अधिकतर कामगार जो थे, जो मजदूर थे या कारखानों में मजदूरी करते थे, उनके मजदूरी मालिक ही तय करते थे कि उनको कितना पैसा देना है, उनसे ज्यादा काम करवाया जाता था और उनके एवज में उनकी मेहनत के जैसे उनको पैसा नहीं दिया जाता था। उनके जो घर परिवार हुआ करता था मजदूरों का, वो ठीक तरीके से भोजन भी नहीं कर पाता था और उसके ऊपर से पाव रोटी का दाम बढ़ जाना, बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो निर्वाह संकट का मतलब हो गया कि जीने में परेशानी होना, पैसे की कमी होना। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, रिजल्ट में अमीर लोग और अमीर हो गए, गरीब लोग और गरीब हो गए, खाने के बिना तरसने लगे। अब स्थितियां और भी ज्यादा बदतर हो जाती है जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर गया। मतलब इतनी मुश्किलें कम थी कि जो अनाज लगा हुआ था खेत पे उसमें क्या हुआ, ओला गिर गया, अनाज में सूखा हो गया, जो अनाज खेत में था वो भी बर्बाद हो गया। अब और ज्यादा दिक्कतें होने लगी, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, जीविका संकट पुराने राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम बात थी। मतलब पहले जो फ्रांस में था ये बहुत आम बात था, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बहुत मुश्किल से ही जीवन चलता था। इन्हीं कारणों से क्या हुआ, खाद्यान्नों में कमी आ गया, आटा चावल गेहूं में कमी आ गया और लोगों को भोजन करने में दिक्कत उत्पन्न हो गया। तो इसी को हम निर्वाह संकट के नाम से जानते हैं। मध्य वर्ग, तो कई कई बार अभी ये बातें आ चुकी है कि मध्य वर्ग क्या था, मध्य वर्ग की उत्पत्ति से ही फ्रांस की क्रांति हुई, मध्य वर्ग के लोगों ही ने फ्रांस की क्रांति की शुरुआत की। तो अब जान लीजिए कि मध्य वर्ग था क्या। तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, नए सामाजिक समूह मतलब एक अलग विचारधारा के लोग आपस में जुड़ना शुरू हुए, जिसे क्या कहा गया, मध्य वर्ग कहा गया। 18वीं सदी में क्या हुआ, एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, मतलब एक अलग पढ़े लिखे लोगों ने आपस में ग्रुप बनाया जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं। उभरते मध्य वर्ग के लोगों ने विशेषाधिकारों को अंत की कल्पना की शुरुआत की। मतलब यही लोग जो थे वो कहते थे कि विशेषाधिकार क्यों है भाई, राजा के पास विशेषाधिकार क्यों है, पादरियों के पास विशेषाधिकार क्यों है, जमींदारों के पास विशेषाधिकार क्यों है, ये टैक्स क्यों वसूलते हैं, राजा टैक्स क्यों वसूलता है, पादरी टैक्स क्यों वसूलता है, ऐसी बातें ये समाज में लाना शुरू कर दिए। इसके बाद क्या हुआ, मध्य वर्ग के लोग जो थे वो ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी, क्योंकि ये मध्य वर्ग के जो लोग थे वे भी छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये व्यापारी वर्ग के लोग थे जो किस चीज का व्यापार करते थे, ऊनी चीजों का, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करके पैसे अर्जित किया था। तो अब देखिए मध्य वर्ग के सभी लोग लगभग पढ़े लिखे होते थे, ध्यान से समझिएगा, पढ़ा लिखा ही लोग तो सवाल क्वेश्चन करता है अपने समाज में हो या किसी समाज में। अब हमारे नेताजी अगर अनपढ़ हैं तो हमारा समाज अपने आप अनपढ़ हो जाता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा नेता आपके समय को, आपके जगह को, आपके राज्य को, आपके देश को बढ़िया कर सकता है। तो यही बात था कि जो मध्य वर्ग के लोग थे वो पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेषाधिकार नहीं होता। मतलब कहने का है कि ये विशेषाधिकार तो राजा ने दिया है। ये प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट कौन बनाया, तो राजा ने बनाया। कि कौन राजा, तो लुई 16 ने बनाया। अब लुई 16 जो है ये अगर ऐसा काम कर रहा है इसका ये मतलब थोड़ी ना कि ये अच्छा है। ये जो मध्य वर्ग के लोग थे इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, विशेषाधिकार को कहने लगे कि ये नहीं होना चाहिए समाज। सबसे मक्खन पार्ट आ गया है, सबसे क्रीम पार्ट आ गया है कि क्रांति की शुरुआत की मतलब अब ये बात जो है क्रांति क्रांति क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, मध्य वर्ग, तृतीय, तीन स्टेट, तीनों स्टेट में लड़ाई झगड़ा, टैक्स वसूलना, राजा का
भंडार खाली होना, ये सबसे टॉपिक जो है वो क्रांति की शुरुआत है। तो देखिए फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वां, उसने क्या किया, 5 मई 1789 में नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, मतलब लोगों की मीटिंग बुलाई, बड़े-बड़े ऑफिसर की मीटिंग बुलाई। क्यों बुलाई? क्योंकि ये यहाँ पे नए टैक्स के नियमों को बनाने की बात करने वाला था। किसानों, औरतों, कामगारों का सभा में प्रवेश वर्जित था। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका था? तृतीय स्टेट का था। और तृतीय स्टेट में कौन आते थे? किसान था, औरत थे, कामगार थे, मजदूर थे, वकील थे, टीचर थे, यही सब थे। और इनको उस मीटिंग में जाना अलाउड नहीं था। उन्होंने मना कर दिया कि ये सारे लोग इस मीटिंग में नहीं आएंगे। फिर भी लगभग 40,000 चिट्ठी मतलब पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत की मांगों की सूची बनवाई गई और प्रतिनिधि अपने साथ लेकर गए। मतलब इस पूरे भीड़ में से 2-4 लोगों को वहां पे आने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। 3 वर्ग था ना, तो प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। अब बताइए कि तीसरे स्टेट में तो जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, तो इनको एक मत से काम चलता? नहीं चलता। तो यहाँ पे लोग इसके लिए भी दुखी हो गए कि भैया ये तो गलत बात है। जिस वक्त क्या था, नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, पूरे फ्रांस में आंदोलन चल रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी, पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। और पाव रोटी क्या था, वहां का मुख्य भोजन था, खाने का मुख्य भोजन पाव रोटी था। अब पाव रोटी का दाम इतना बढ़ गया कि आम मजदूर जो लोग थे वो पाव रोटी खरीद ही नहीं पा रहे थे, उनके भूखे बच्चे मर रहे थे। अब यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया। बेकरी मालिक समझते हैं जिसमें पाव रोटी बनता है, तो बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाने लगे। मतलब कि ऐसे समय में वो अपने सामान को और महंगा कर कर बेचते थे, जमाखोरी करने लगे, स्टॉक करने लगे और लोगों के अंदर महंगा करके वो सामान बेचते थे, जिससे उनको और ज्यादा लाभ होने लगा। जहाँ पे पाव रोटी बनता था उसे बेकरी कहते हैं। इसके दुकानों पर लोग घंटों-घंटे इंतजार करने लगे और महिलाएँ जाती थी ये सारी चीज़ें, तो गुस्साई महिला जो थी, औरत औरत जो थी, वो भी उनके भीड़ ने दुकान पे धावा बोल दिया और सारा ब्रेड वगैरह, पाव रोटी वगैरह लूट-लाट लिया। अब देखिए कोई आदमी कितना देर खड़ा रहेगा? एक तो वहाँ पे दाम इतना ज़्यादा है कि पैसे नहीं हो पा रहे थे, ऊपर से घंटों-घंटों लाइन लगो, तब जाके वो बेकरी का जो ऑनर था, वो कोई सामान देता था, वो भी अपने मनमाना दाम पे। महिलाएँ गुस्सा गई, हल्ला बोल दिया, दुकान को तोड़-ताड़ करके पाव रोटी लूट लिया। सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। मतलब सम्राट ने ये कह दिया कि सेना को पेरिस भेज दिया और 14 जुलाई को बास्टिल पर धावा बोलकर उसे नस्तोनाबूद कर दिया। देखिए, यहाँ पे सेना के गुस्से को देखते हुए लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोगों को ये लगने लगा कि राजा ने सेना को आदेश दिया है कि अब आम लोगों के ऊपर मतलब कि हथियारों का उपयोग करे, उनको परेशान करे। अब यहाँ पे जो लोग थे, आम लोग, वो गुस्सा हो गए। देहाती इलाकों में गाँव-गाँव यह अफ़वाह फैल गई कि जागीरों ने मालिकों मतलब कि जो बड़े-बड़े ज़मींदार थे, उनको जागीर कहा जाता था, उन्होंने हारे के गुंडे और लुटेरों को बुलवाया है और वो फसल तबाह करने के लिए आए हैं, जिससे उनके फसल को खत्म कर दिया जाएगा। अब आम लोग इससे आक्रांत होकर किसानों ने क्या किया, जब मरता क्या नहीं करता। अब जब ये भयभीत हुए तो अपने कुदाल ले लिए, भाला ले लिया, जिसके यहाँ जो लगा लेके आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़े-बड़े अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी जितना भी दस्तावेज था, सबको जलाकर राख कर दिया और कुलीन बड़ी जनसंख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग खड़े हुए और पड़ोसी देश जाकर छुप गए। ये जो कुलीन वर्ग था, यही इन्हीं के पास जमीन था, यही टैक्स लेते थे, इन्हीं के पास बड़े-बड़े खाद्यान्न थे, अनाज का भंडार था। सबको ये तीसरे स्टेट वाले लोग गए, लूट-लाट लिया, कागज़ों को फाड़ दिया और इन लोगों को बहुत मारा, ये लोग भाग गए। ये अपना फ्रांस छोड़कर अपने पड़ोसी देशों में जाके बस गए। अपना देश छोड़ के इनको जाना पड़ा। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है वो समाप्त हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पार्ट 1 में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको पार्ट 2 का इंतज़ार करना होगा जो अगले दिन आने वाली है, तो आप इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 का। तब तक के लिए धन्यवाद।